साल था 1941। वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपनी पीक पर पहुंच चुका था। पूरी दुनिया बारूद के धुएं और बम के धमाकों में डूबी हुई थी। और हर तरफ था बस एक ही सवाल कि आखिर कौन रोकेगा हिटलर को। और तभी एंट्री होती है अमेरिका की। हिटलर का अंत, जर्मनी की हार और यूरोप का वापस खड़ा होना और पूरी दुनिया को ये दिखा देना that America is the real hero, the savior. But fast forward to 2026, अमेरिका वर्ल्ड का सेवियर नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर बना हुआ है। President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. Tonight, Donald Trump says Iran's supreme leader is dead. और अमेरिका की इन्हीं सभी हरकतों को देखकर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक वर्ल्ड सेवियर, एक वर्ल्ड बुली बन गया। जानेंगे आज के इस वीडियो में। अमेरिका के इस हीरो टू बुली ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। और अगर तुमने अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि भैया अमेरिका कोई एंशिएंट कंट्री नहीं है, जैसे कि हमारा इंडिया है, चाइना है, इजिप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली अगर बात की जाए अमेरिका की डिस्कवरी की तो इसकी स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये बात है साल 1992 की। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक ट्रेडर स्पेन से निकलता है अपने वोयाज पर एक नया ट्रेड रूट फाइंड करने के लिए। ऐसा ट्रेड रूट जहाँ पर अरब कंट्री को क्रॉस ना करना पड़े, क्योंकि वहां पर उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। और इस काम के लिए कोलंबस को स्पेन की क्वीन का पर्सनल वोयाज दिया जाता है। और करीब महीने भर की जर्नी के बाद कोलंबस आखिरकार इंडिया पहुंच ही गया, ऐसा उसे लगा, क्योंकि जिस जगह पर कोलंबस पहुंचा वो इंडिया नहीं अमेरिका था। और ये मिसकंसेप्शन आज तक चल रहा है कि भैया इंडिया को किसने डिस्कवर किया, कोलंबस ने। अरे भैया नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जब उस वक्त कोलंबस वहां पहुंचा तो वहां लोग नहीं थे, बल्कि वहां पर मिलियंस ऑफ इंडिजीनियस पीपल ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जिसके अंदर से चिरोकी, नावाजो, अपाचे, इरोक्वस जैसी कुछ मेजर ट्राइब्स थी। बट सैडली ये ट्राइब्स ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाई, क्योंकि जब यूरोपियंस और बाकी कंट्रीज ने यहाँ पर इमिग्रेशन स्टार्ट किया तो वो अपने साथ लेकर आए कुछ ऐसी बीमारियां जिनके लिए यहाँ की ट्राइब्स बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अगर आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो वहाँ पर यूरोपियंस के कोलोनाइजेशन से पहले करीब 10 मिलियन नेटिव अमेरिकन्स रहते थे। बट आफ्टर द कोलोनाइजेशन ओनली 3 लाख नेटिव अमेरिकन्स लेफ्ट देयर। आपको ये क्यों समझ आ रहा है? 97 लाख पीपल जस्ट डिसअपीयर्ड। और मजे की बात देखिए, पूरे नेटिव अमेरिकन्स को खत्म करके वहाँ पर कौन रूल कर रहा है? ब्रिटेन। और चाहे ब्रिटेन ने इंडिया पे राज किया हो या अमेरिका पे, उसकी नीति सेम रही है, अपने फायदे के लिए लोगों को चूसना। लेकिन अमेरिकन्स हमारी तरह नहीं थे। जब उन पर टैक्स लगाया गया, जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज पर अंधाधुंध टैक्स लगाया गया, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली अमेरिका गोट इंडिपेंडेंस इन 1783। आज अमेरिका जिस भी मुकाम पर है, यहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच पाता अगर उसने पास्ट में ये डिसीजंस नहीं लिए होते। और उनमें से सबसे बड़ा उसका डिसीजन था लैंड एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। अपनी इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी साइज को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। वो था 1803 में फ्रांस से लुसियाना को खरीदना और फिर टेक्सास एंड मेक्सिकन वॉर में 7 और टेरिटरीज को एक्वायर कर लेना एंड फाइनली 1867 में रशिया से अलास्का को भी एक्वायर कर लेना। और इन्हीं लैंड एक्विजिशंस की वजह से बाय द टाइम ऑफ 90s अमेरिका वाज डोमिनेटिंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाहे वो स्टील हो, ऑयल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, कोई भी सेक्टर हो, अमेरिका वाज लिटरली डोमिनेटिंग। और इसी चमकती हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने अमेरिका को बना दिया एक टैलेंट मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जो कि पूरे वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट ब्रेन को अपनी तरफ खींचता है और खींचता रहेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एलोन मस्क, साउथ अफ्रीकन बोर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मनी बोर्न, जेनसेन हुआंग, ताइवान बोर्न। और इंडियन ओरिजिन टेक लीडर्स को तो कैसे बोल सकते हैं? सुंदर पिचई, सीईओ ऑफ गूगल, सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, लंबी लिस्ट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यही वो इकलौते फैक्टर्स हैं जिन्होंने अमेरिका को एक सुपर पावर बनाया है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का असली टर्निंग पॉइंट तो अभी आया ही नहीं है।
वर्ल्ड वॉर सेकेंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक ऐसा वॉर जिसने हर देश को अंदर तक झंकोर दिया, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, सोवियत यूनियन हो, ब्रिटेन हो, एवरीवन वाज फकिंग डिस्ट्रॉयड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक्सेप्ट अमेरिका। अब आप पूछोगे कैसे? कुछ ऐसे कि भाई आप जानकर हैरान हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ जो अमेरिका ने की कि जब हर कोई लड़ रहा था तो अमेरिका ने कहा भाई मुझे नहीं लड़ना, आई एम नॉट गोना फाइट। मैं क्या करूँगा? मैं तुमको मिलिट्री वेपन सप्लाई करूँगा। ही स्टार्टेड द लैंड लीज प्रोग्राम। अब इस लैंड लीज प्रोग्राम को मैं आपको बहुत ही सिंपल देहाती लैंग्वेज में समझाता हूँ कि तू लड़, तेरा भाई खड़ा है, तेरे को टैंक चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, जो भी चाहिए मैं दूंगा। और सबसे बढ़िया बात, पैसा नहीं है, बाद में दे देना, लीज पे दे दूंगा तेरे को, जब मर्जी हो तब पैसा दे देना, बस लड़ना मत रोको, लड़ो तुम। और अब आता है अमेरिका का नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक। गेस व्हाट? व्हेन एवरीवन वाज हीलिंग देयर वुंड्स, अमेरिका अटैक्ड कि अब आ जाओ भाई, नाउ आई हैव फुल इकोनॉमिक सपोर्ट, आई हैव वेपन्स, आई हैव एवरीथिंग। और इसका ट्रिगर बना जापान। ही अटैक्ड ऑन हिज पर्ल हार्बर एंड अमेरिका एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 2, crushed Germany and won the war। अगर कोई मुझसे पूछे which kind of war is more dangerous, more powerful, a war which is fought with weapons or a war which is fought with ideology, I will say a war which is fought with ideology। और इसी आइडियोलॉजी के वॉर का नाम है द कोल्ड वॉर। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच की एक ऐसी जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो कि करीब 44 सालों तक चलती है, जिसके अंदर कोई भी वेपन, कोई भी वॉर डायरेक्टली नहीं हुआ। इट्स ए वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, इट्स ए रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इट्स ए वॉर ऑफ प्रॉक्सी, जिसके अंडर नाटो और वार्सो पैक्ट जैसे पावरफुल अलायंसेज बनाए गए। अगर नाटो की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 12 मेंबर्स हैं और इनका पहला रूल कहता है अटैक ऑन वन मेंबर इक्वल टू अटैक ऑन all members। And after this powerful alliance, America did such a thing that changed everything, literally everything। साल थी 1944, करीब 44 कंट्रीज गैदर होती हैं यूएसए के ब्रिटन वुड्स में। एंड ऑन दैट डे 2 organizations were created, IMF and World Bank। But wait, this is not the climax। The climax is those 44 countries decided that US dollar will be the global currency। अब ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, या आप इसी कॉन्ट्राडिक्शन से समझ सकते हैं कि अगर डॉलर गिरा, अगर अमेरिका ने चीख मारी, तो इंडिया को जुकाम होनी ही होनी है। Now comes the climax of the movie, the hero to bully transition। अब अमेरिका को जो ये बुली का टाइटल मिला हुआ है, ये बस यूं ही नहीं मिला है, इसके पीछे एक लंबी लिस्ट है। और उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला कंट्रोवर्शियल वॉर है वियतनाम वॉर। अमेरिका और वियतनाम के बीच हुए इस वॉर का कारण बस इतना सा था कि नॉर्थ वियतनाम अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और नतीजा, डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ वियतनामीज यूजिंग केमिकल एजेंट ऑरेंज ऑन इनोसेंट सिविलियंस, मास बॉम्बिंग। और मजे की बात देखिए, इस वॉर का कोई नतीजा भी नहीं निकला। 1973 में यूएस ने विड्रॉ किया और 3 साल बाद ही नॉर्थ वियतनाम ने वापस आएंगे उनका कंट्रोल ले लिया। अब क्या लगता है तुम्हें, यूएस इस वियतनाम वॉर के फेलियर के बाद रुक जाएगा? क्या इस क्रिटिसिज्म, क्या इस सोशल प्रेशर के बाद यूएस रुक जाएगा? नहीं, एक और वार जो कि चलता है 20 साल तक, यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर, अफगानिस्तान वॉर। ट्रिगर पॉइंट क्या था इस वॉर का? 9/11 अटैक। ठीक, अभी इसका तो समझ आता है, टेररिस्ट अटैक है, ओसामा बिन लादेन को मारना था और मारा भी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 20 साल तक वॉर करने का क्या मतलब? तालिबान को हटाना था, हट गया तालिबान, यूएस ने विड्रॉ किया, 2021 में वापस आ गया तालिबान। नहीं, क्या मतलब निकला? अब बात करते हैं इनके तीसरे वॉर की। और इस वॉर के पीछे तो भाई कोई कारण भी नहीं था, बस अमेरिका को शक हुआ, कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि ईरान में सद्दाम हुसैन ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई, ऐसा कुछ बना रहा है। और फिर क्या, घुसे घर में और निपटा दिया। और फिर रिपोर्ट्स क्या आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले ही नहीं। और अब बात करते हैं इनके 4th मोस्ट कंट्रोवर्शियल वॉर की, सॉरी
Kidnapping. On 3 January 2026, President of Venezuela Nicolas Maduro and his wife kidnapped from his own house while they were sleeping. मतलब इन सभी इवेंट्स को देखकर तुमको लग रहा होगा कि भाई बुली वर्ड यूज करना शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, गुंडा वर्ड यूज करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है। लाइक लिटरली किसी के घर में घुस के मार दिया, किसी को घर से किडनैप कर दिया, लाइक व्हाट। तो भैया अब सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, हाउ द हेल इंडिया विल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दिस बुली। क्योंकि ट्रंप ने जो इंडिया को नुकसान पहुंचाया है वो शायद ही कोई दुश्मन पहुंचा पाएगा भाई। मतलब जब टेरिफ लगाया तो इतना लगा दिया कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन चाइना से भी ज़्यादा टेरिफ इंडिया पे लगाया। और बात रही ऑयल खरीदने की तो हमें हमारे बड़े भैया से पूछना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें सैंक्शंस की धमकी दी जाएगी, टेरिफ की धमकी दी जाएगी, मतलब हाँ फुल दादागिरी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है, क्या चीज़ समझ आती है कि भैया दिस इज़ हाउ द पावर बिहेव्स। सुपीरियर इन्फीरियर को दबाएगा, कुचलेगा, कुछ नहीं कर सकते तुम। और अगर सच में तुम्हें कुछ करना है, जवाब देना है, तुम्हें लड़ना है, तो भैया एक ही सॉल्यूशन है, पावर का जवाब पावर से ही देना पड़ेगा। जैसा कि चाइना करता है, जैसा कि रसिया करता है और जैसे अभी ईरान ने किया। भाई ट्रम्प मीठी बोली बोलने लग गया, नेगोशिएशन पे आ गया ईरान के साथ, बताओ। तो यही होती है भाई, और ऐसी चीज़ें काम करती हैं। और बस लास्ट चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि भाई मोरलिटी नाम की कोई भी चीज़ जियोपॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ही चीज़ है जो कि मैटर करती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। जंगल है भाई, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा और जो इन्फीरियर होगा वो कुचल दिया जाएगा।